प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। आज रविवार की सुबह मुझसे मिलने आश्रम के 3 अर्जुन आ गए, तो मैंने कहा कि एक छोटी सी चर्चा इनसे कर लेते हैं कि वर्तमान में ये किन किन पदों पर कार्यरत हैं और क्या क्या गतिविधियां कर रहे हैं, कैसा महसूस होता है इन्हें प्रशासन में आकर। सबसे पहले मैं आपका परिचय करवा देता हूं कि मेरे साथ बैठे हैं श्री कुलदीप चारण। आप सीडीपीओ के पद पर कार्यरत हैं जिला नागौर में, और तत्पश्चात श्री सुनील बिश्नोई, आप परबतसर नागौर में नायब तहसीलदार के पद पर कार्यरत हैं, और श्री सुंदरपाल, आप रिटायर्ड फौजी भी हैं और वर्तमान में घड़साना श्री गंगानगर में नायब तहसीलदार के पद पर कार्यरत हैं। तो आश्रम में आप तीनों का स्वागत है। एक विद्यार्थी के रूप में अनेक बार आप आए हैं, एक अधिकारी के रूप में भी अनेक बार आए हैं, लेकिन हमारे विद्यार्थियों से आज एक अलग एंगल में आप रूबरू होने जा रहे हैं। तो बहुत बहुत स्वागत आपका। तो सबसे पहले बात करते हैं श्री कुलदीप चारण से। कुलदीप जी, जो आरएएस की सर्विस लिस्ट है उसमें बहुत सारी सर्विसेज है। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि एक स्टेट सर्विसेज है, एक सबऑर्डिनेट सर्विसेज है। तो सीडीपीओ का पद क्या है, इसका आरंभ कब हुआ, इसका उद्देश्य क्या है, इस बारे में सामान्य विद्यार्थी जो आरएएस की तैयारी कर रहा है बहुत ही कम जानता है। तो आप थोड़ा सा बताएं कि ये स्टेट सर्विसेज का पद है या सबऑर्डिनेट सर्विसेज का पद है? सर, इसमें स्टेट सर्विस में सीडीपीओ का पद है और अलाइड में सर एसीडीपीओ का पद है सर। अच्छा, अलाइड में एसीडीपीओ का पद है। सीडीपीओ का फुल फॉर्म क्या है? सर, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर। तो आप सीडीपीओ के रूप में मुख्य रूप से क्या क्या काम करते हैं? सर, भारत में 2 अक्टूबर 1975 से सर एकीकृत बाल विकास सेवा के रूप में एक नई सर्विस का प्रारंभ किया गया, जिसके तहत ब्लॉक लेवल पे सीडीपीओ की सर बाल विकास परियोजना अधिकारी के तहत काम करता है। सर, इसमें मेनली बच्चों और महिलाओं से संबंधित उनके स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित काम किया जाता है। सर, इसमें सर जैसे आंगनवाड़ियों का संचालन है, बच्चों को सर प्री प्राइमरी एजुकेशन है, उनको पूरक पोषाहार के रूप में सर न्यूट्रिशन है, उनके जैसे सर अति कुपोषित या कुपोषित बच्चे उनकी पहचान, उनकी लाइन लिस्टिंग और सर उनको फिर ट्रीटमेंट है सर, इसका संचालन किया जाता है। इसमें सर जैसे मेनली एजुकेशन और हेल्थ डिपार्टमेंट है, इनके साथ सर सहयोग रहता है सर इसमें। अच्छा, इसमें जहां तक मेरा नॉलेज है कि एक आरडीडी का पद होता है, रीजनल डिप्टी डायरेक्टर का, जो कि जिला स्तर पर बैठते हैं, और आरएएस अधिकारी होते हैं सामान्य रूप से। उसमें एक तो सर सीडीपीओ से जो प्रमोटी होते हैं और दूसरे सर जो सीनियर आरएस होते हैं उनको भी पोस्टिंग देते हैं। तो जो नीचे की हायरार्की है, यानी कि आपसे नीचे का जो तंत्र है, उसमें कौन कौन लोग हैं जो आपका सहयोग करते हैं और महिला तथा बालकों के उत्थान के लिए प्रयास करते हैं? सर, इसमें ग्राउंड लेवल पे देखे तो आंगनवाड़ी पे सर एक तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है और सहायिका है सर उसकी सहायता के लिए। फिर सर उनके ऊपर लेडी सुपरवाइजर के रूप में सर सुपरवाइजर रहती है एक ब्लॉक में 5-7 के आसपास, और उसके ऊपर सर एसीडीपीओ, फिर सर सीडीपीओ, उसके ऊपर सर जिला स्तर पर डिप्टी डायरेक्टर, और सर फिर ज्वाइंट डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर और डायरेक्टर सर। तो कैसा महसूस होता है महिलाओं और बच्चों के लिए काम करके? सर, इसको देखे तो सर प्रशासन में आने के बाद सर इसमें महिलाओं और बच्चों के रूप में सर एक बहुत बड़ी आबादी है। तो सर इसके लिए, इनके लिए लाभ के लिए सर और इनकी सहायता के लिए सर बहुत सेवा का व्यापक सर अवसर मिलता है इसमें। बिल्कुल, सेवा का व्यापक अवसर तो है, आप सही कह रहे हैं। अच्छा सुनील जी, अब आपकी पोस्टिंग परबतसर नागौर में है नायब तहसीलदार के रूप में। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि जब आप पदक्रम भर रहे थे फॉर्म में आरएएस के, तो आपने क्या पदक्रम दिया था? सबसे पहले तो स्वाभाविक है कि आरएएस रखा होगा, उसके बाद फिर सर मैंने सेकंड नंबर पर आरपीएस रखा, तीसरे नंबर पर तहसीलदार सेवा रखा। तो आपने ये तीसरे नंबर पर तहसीलदार सेवा को क्यों रखा? इतना नीचे का पद माना जाता है कि आरपीएस के बाद ठीक तहसीलदार सेवा, आजकल ये चलन में भी बहुत है। सर
तहसीलदार सेवा इसलिए रखा कि इसमें राजस्व के साथ साथ सामान्य प्रशासन का काम भी करने को मिलता है। ठीक तो है। जो एसडीएम काम करता है वही काम ऑलमोस्ट तहसीलदार भी करता है। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके पास जैसे कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट के रूप में भी वो कार्य करता है। दूसरा निरीक्षण वगैरह वो भी उसको करने की शक्ति रहती है सर। तो क्या रैंक रही थी आपकी ओवरऑल? सर मेरी 199 रही थी RAS 2018 में 18। 199 रैंक रही और आपको तहसीलदार सेवा प्राप्त हुई। अच्छा, एक और भी तहसीलदार सेवा लेने का मकसद रहता है कि प्रमोशन चैनल बहुत ही जबरदस्त है। हाँ जी सर। इसमें जैसे कि अभी शुरुआत में हमको नायब तहसीलदार लगाया जाता है। लगभग कितना टाइम आप नायब रहेंगे? लगभग सर 3 साल। 3 साल नायब रहेंगे। 3 साल के बाद में प्रॉपर तहसीलदार बन जाएंगे। ठीक है। और फिर 8 से 9 साल बाद में एसडीएम में प्रमोशन हो जाता है। मतलब 11 से 12 साल का ड्यूरेशन रहता है और तहसीलदार जो है, नायब तहसीलदार जो है वो एसडीएम तक पहुंच जाता है। हाँ बिल्कुल, इस हिसाब से तो ये बहुत ही बढ़िया हम कह सकते हैं। हाँ सर। सुंदरपाल जी, आप तो रिटायर्ड फौजी भी हैं और आपको आपके सभी मित्रगण जो हैं, बैचमेट जो हैं, वो फौजी साहब के नाम से भी संबोधित करते हैं। जी जी सर। तो अब आप प्रशासन में आ गए हैं, तो कैसा महसूस करते हैं फौज से प्रशासन में आकर? और फौज में तो बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिलती हैं, तो उनको प्रशासन में भी क्या आपने इम्प्लीमेंट किया है? जी सर, बिल्कुल। फौज तो एक बहुत संस्थागत तरीके से काम करती है और मेरा यहाँ भी प्रयास रहता है कि अपने उसी प्रकार से काम करते रहें। हालांकि जो सामान्य प्रशासन है फौज की बनिस्बत थोड़ा यहाँ मैंने एक चीज देखी है कि पंक्चुअलिटी कई जगह पे कम होती है। हाँ, क्योंकि देखिए क्या है कि फौज में एक बिल्कुल फिक्स पैटर्न है। जी सर। और यहाँ पर आपको जन भावनाओं के अनुकूल काम करना होता है। जी सर। तो स्वाभाविक है कि थोड़ा सा अंतर तो हम पाएंगे ही पाएंगे। जी सर। बाकी सर यहाँ भी काम करने का अनुभव काफी अच्छा है सर। एक तो यहाँ पे जैसे हमारा तहसीलदार सेवा का पद है तो एक सामान्य पब्लिक डीलिंग का पद है। बिल्कुल। तो इसमें काफी कुछ मतलब लोगों से सीखने का मौका मिलता है और अपने पद के कार्य करके वो भी एक बहुत बढ़िया अनुभव मिलता है सर। तो इन दिनों राज्य सरकार के द्वारा, हमारी राज्य सरकार, राजस्थान सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, तो मुख्य रूप से आपको कौन सी योजना है जिसमें काम करके बड़ी सुखद अनुभूति होती है? जी सर, राज्य सरकार की लगभग बहुत सी योजनाएं हैं। तो मैं यहाँ पे सर बताना चाहूंगा कि एक व्यक्ति के लिए अगर शिक्षा और स्वास्थ्य दो चीजें अगर अच्छी हो तो आदमी फिर अपनी क्षमताओं का भरपूर उपयोग करते हुए अपने चरम को या अपनी क्षमताओं को निखार सकता है। तो यहाँ स्वास्थ्य के क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक जी गहलोत की चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना ये एक बहुत ही अच्छी योजना है सर। इसमें वर्तमान में भी जैसे 25 लाख तक प्रति परिवार को प्रति वर्ष कैशलेस इलाज की सुविधा है। इसके साथ साथ चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना जो कि 10 लाख रुपए तक कवर देती है। और इस योजना का लाभ लेने के लिए 2 कैटेगरी है सर। एक तो इसमें जो खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े हुए पात्र परिवार है उनका फ्री में इनका बीमा हो जाता है। ठीक है। और अगर कोई लघु या सीमांत कृषक है तो उनका भी फ्री में बीमा हो जाता है। और इससे अलग जो लोग हैं, जो सक्षम लोग हैं, वो 850 रुपए इसमें दे करके और इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। दूसरा सर, शिक्षा के क्षेत्र में जैसे वैसे सरकारी विद्यालय और निजी यहाँ शिक्षण तंत्र तो अपने हैं, लेकिन आज एक वैश्विक स्तर पे हम देखते हैं तो अंग्रेजी एक ग्लोबल लैंग्वेज होती जा रही है। बिल्कुल। और निजी शिक्षण संस्थान ज्यादा मतलब सरकारी की अपेक्षा आगे बढ़ रहे हैं, तो उनमें एक इंग्लिश जो शिक्षा है उसका विकल्प मेन रीजन उसका अंग्रेजी भाषाई वो रहता है। तो यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपने यहाँ जो महात्मा गांधी इंग्लिश माध्यम विद्यालय जो चलाए हैं, तो ये एक बड़ा शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार है और भविष्य में ये इसका राजस्थान जो स्टेट है उसके लिए काफी मेरा मानना है कि उसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। हाँ सुनील जी, आप अभी जिक्र कर रहे थे कि नागौर में, पर्वतसर में आपने चिरंजीवी योजना के लिए काफी बेहतर काम किया और साथ में ये भी मेरे लिए एक गौरव की बात है कि आप वहाँ नायब तहसीलदार के रूप में दायित्व वहन कर रहे थे और एसडीएम हमारे श्री हनुमानाराम जी थे। जी सर।
तो क्या मतलब आप लोगों की प्लानिंग नागौर में चल रही थी? सर हमने चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से ज़्यादा लोगों को जोड़ने के लिए गाँवों में जाकर के जो नरेगा साइट थी, वहाँ पे नरेगा साइट पर ग्राम सेवक के माध्यम से पटवारी और सरपंच उनके माध्यम से विशेष कैंप शिविर आयोजित किए थे चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना हाँ, के लिए। बीमा योजना के लिए। बहुत बढ़िया और उसमें सर मैक्सिमम नागौर में प्रोफेसर में जोड़े गए थे, तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े और फायदा भी मिला सर लोगों को। बिल्कुल, आश्रम का भी यही उद्देश्य है कि लोक हितवाद जो है वो प्रथम है, और आप और हनुमाना राम जी ने बखूबी काम किया। और आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? सर इसमें मैं कहना चाहूंगा कि जो श्री गंगानगर जिला, इसमें श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय सौरभ जी स्वामी, इसलिए जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका अधिसंख्या लोगों को लाभ मिले, इसके लिए वो बड़े एक्टिव रहते हैं। और चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है तो इसमें श्री गंगानगर जिले की बहुत सी जो ग्राम पंचायतें हैं, हाँ। हर एक उपखंड के अंदर काफी संख्या में चिरंजीवी पंचायतें घोषित हो चुकी है, और इसमें नियमित रूप से गांव में कैंप लगाए गए हैं। और आखिरकार क्या होता है कि ग्राम पंचायत में कुछ परिवार ऐसे होते हैं कि जो लास्ट में बीमा से वंचित रहते हैं, तो उनके लिए डोर टू डोर अधिकारी और वहां जाकर के उनको जब समझाइश की गई तो फिर उन्होंने बीमा करवाया है। तो इस प्रकार से मैं मानता हूँ अभी गंगानगर जिला जो है इसमें भी काफी अग्रणी स्थिति में है चिरंजीवी के मामले में। बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये योजनाएं निसंदेह चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना बेहद शानदार है, और महात्मा गांधी जो विद्यालय हैं वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर अंग्रेजी भाषा में जो अभिभावक अपने बच्चों को शिक्षा दिलवाना चाहते हैं। दो योजनाएं मेरे को भी बहुत बढ़िया लगती हैं, पालनहार योजना और राजश्री योजना। मुझे लगता है कि इससे हमारे क्षेत्र, हमारे राज्य की जनता जो है वो भरपूर लाभान्वित हो रही है, और जो जरूरतमंद खासकर बेटियां हैं उनको फायदा मिल रहा है। तो आज हमारी ये छोटी सी चर्चा हुई। अब थोड़ा सा मैं फौजी साहब भी कहकर आपको संबोधित कर लेता हूं। आप ये बता दीजिए कि जो एक्स आर्मी के लोग हैं वो किस प्रकार से तैयारी करें? जी सर, एक्स आर्मी पर्सन है तो सर तैयारी के लिए तो सबसे बढ़िया यही है कि यहाँ पे एक तो मैं बताना चाहूंगा कि सैनिकों के लिए जो राजस्थान सरकार है वो जो प्रथम श्रेणी की भर्तियां उनमें 5% पद आरक्षित किए गए हैं। ठीक है। उसके बाद में बी और सी में 12.5% पद आरक्षित है, और डी श्रेणी के जो भर्तियां हैं उनमें 15% पद आरक्षित है। तो जो सैनिक भाई अगर सेवानिवृत्त होकर के आते हैं तो उनकी कौन से प्रकार की सेवाओं में जाने की इच्छा है, तो वो सबसे पहले तो अपना लक्ष्य निर्धारित करें। ठीक है। तो उसके बाद उस भर्ती का जो भी पाठ्यक्रम है हाँ। उसको पढ़े, और दिनचर्या तो जो सबसे बढ़िया फौज की है जो, तो वो अपनाए तो निस्संदेह सफलता अवश्य मिलेगी। एक मैं जिक्र करना चाहूंगा हमारे विद्यार्थियों को कि जिन दिनों एक तो सुंदरपाल जी और जो इनके साथी थे, जैसे कि एक्स आर्मी से सुशील जी थे, प्रमोद जी थे और डेलू साहब थे, तो इनकी ये खासियत रही कि एक तो रेगुलर क्लास में आना, और इसके अतिरिक्त इंटरव्यू के दिनों में मैं ये देखता था कि सुंदरपाल जी और इनके सभी एक्स आर्मी वाले साथी जो है वो बिल्कुल समय से पहले वहां पहुंच जाते इंटरव्यू के लिए, कुर्सियां वुर्सियां लगाकर बिल्कुल तैयार रखते। और ये नहीं है कि हम सिविलियन की तरह कुछ अस्त व्यस्त होकर आ गए, बकायदा पूरा एक ड्रेस कोड को फॉलो करते हुए शेव आदि बनाकर बड़े प्रॉपर वे में आते थे। तो ये तो देखिए आर्मी की विशेषता है, कल्चर है। तो आज की चर्चा बहुत ही मुझे शानदार लगी, कुछ अलग तरह की बातें आज हमारी हुई। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो यहाँ उपस्थित हुए और हमारे विद्यार्थियों को प्रेरणा दी और राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में बताया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।